नमस्कार। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। जश्न का माहौल था, पर क्या वो आजादी पूरी थी? क्या उस दिन भारत की हर एक महिला आजाद हुई थी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजादी की असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। ये कहानी है एक ऐसी जंग की जो संसद के बंद दरवाजों के पीछे लड़ी गई, और एक ऐसे महानायक की जिसने उस जंग में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन? ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? कि एक देश तो आजाद हो गया, पर उसकी आधी आबादी, करोड़ों महिलाएं, वो अभी भी सदियों पुरानी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। आखिर वो कौन सी जंजीरें थीं जो तिरंगे की छांव में भी टूट नहीं पाईं? और क्यों उस आजादी का सूरज महिलाओं के आंगन तक नहीं पहुंच पाया? चलिए इस अधूरी आजादी की हकीकत को जरा समझते हैं। देखिए, राजनीतिक आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी वो अभी भी एक बहुत दूर का सपना थी। कानून की मोटी मोटी किताबों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा था ही नहीं। उनकी जिंदगी के हर फैसले पर, चाहे वो शादी हो या संपत्ति, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही कंट्रोल था। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का आईना है। एक तरफ वो अंधेरी दुनिया जहां शादी एक ऐसा पिंजरा थी जिससे महिलाएं जिंदा बाहर नहीं निकल सकती थी, पति चाहे कितना भी जुल्म क्यों न करे। और दूसरी तरफ अंबेडकर के सपनों का वो रोशन भारत, जहां महिलाओं को सम्मान से तलाक लेने का, अपनी संपत्ति पर हक जताने का और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार था। सोचिए, ये सिर्फ कोई बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सदियों से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें एक महिला की अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। उसे या तो पिता की, या पति की, या फिर बेटे की संपत्ति माना जाता था। ये नियम समाज की जड़ों में इतने गहरे थे कि इन्हें बदलना किसी भूचाल को दावत देने जैसा था। और इसी भूचाल को लाने के लिए एक दस्तावेज तैयार हुआ। एक ऐसा दस्तावेज जिसे भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने खून और पसीने से सींचा था। उनके लिए ये सिर्फ कानून का एक मसौदा नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार था। और इसका नाम था हिंदू कोड बिल। और स्क्रीन पर लिखे ये शब्द देखिए जरा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये बाबा साहेब की कसम है। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को एक खत में लिखी थी। ये दिखाता है कि महिलाओं के हक की ये लड़ाई उनके लिए कितनी पर्सनल थी, कितनी जरूरी थी। वो इस क्रांति के सिर्फ नायक नहीं, सेनापति थे। तो आखिर ऐसा क्या था इस क्रांतिकारी दस्तावेज में जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया? इसमें था एक पति एक पत्नी का नियम, यानी पुरुषों की बहुविवाह की प्रथा पर सीधी रोक। इसमें था तलाक का अधिकार, जो पहली बार महिलाओं को दिया जा रहा था। और सबसे बड़ा धमाका, बेटी को बेटे के बराबर संपत्ति का अधिकार। इसका हर एक शब्द पितृसत्ता की हजारों साल पुरानी जड़ों पर सीधा प्रहार था। लेकिन जैसे ही ये बिल संसद पहुंचा, तो मानो एक तूफान आ गया। इसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि आजाद भारत की नींव हिल गई। ये अब सिर्फ एक बिल पर बहस नहीं थी, ये एक खुला संग्राम था, परंपरा की दुहाई देने वालों और प्रगति का सपना देखने वालों के बीच। और इस संग्राम में डॉक्टर अंबेडकर लगभग अकेले खड़े थे। जरा सोच कर देखिए, उनके सामने कौन लोग थे? देश के पहले राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, उनकी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष और देश के बड़े बड़े नेता। ये एक अकेले इंसान की लड़ाई थी, एक पूरे अभेद्य चक्रव्यूह के खिलाफ। इसका नतीजा क्या हुआ? ये बिल संसद में 4 साल से भी ज्यादा समय तक फंसा रहा। जानबूझकर घंटों लंबी बेमतलब की बहसें की जाती थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि बिल पर कभी वोटिंग की नौबत ही ना आए और ये हमेशा के लिए फाइलों में दफन हो जाए। जो लोग विरोध कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा हथियार था धर्म खतरे में है का नारा। उन्होंने कहा कि ये बिल हिंदू संस्कृति को तबाह कर देगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। लेकिन सवाल तो ये था कि क्या महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना संस्कृति को तोड़ना था या उसे और मजबूत बनाना था? सालों की लड़ाई, चारों तरफ से विरोध और अपनी ही सरकार में अकेलापन। बाबा साहेब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां उन्हें एक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। 4 साल की लगातार कोशिशों के बाद बाबा साहेब ये समझ गए थे कि उन्हें धोखा दिया गया है। जिस सरकार ने उन्हें ये बिल लाने को कहा था, वही सरकार अब इसे पास करने से पीछे हट रही थी।
बिल अपने असली रूप में हार चुका था। क्रांति दम तोड़ रही थी। और तब उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए, अपने उसूलों के लिए उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री का वो शक्तिशाली पद एक झटके में छोड़ दिया। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में एक वैचारिक धमाका था। ये हार मानकर भागना नहीं था, नहीं, ये विरोध का सबसे ऊंचा स्वर था। उन्होंने अपने इस्तीफे से पूरी दुनिया को बता दिया कि वो एक ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते जो अपने ही देश की आधी आबादी को बराबरी का हक देने से मुकर जाए। एक पल को तो लगा कि शायद सब खत्म हो गया, नायक हार गया, क्रांति अधूरी रह गई। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने कहा था, असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। बाबा साहेब ने कुर्सी छोड़ी थी, अपनी लड़ाई नहीं। उनके उस एक इस्तीफे ने पूरे देश में जैसे एक आग लगा दी। जो मुद्दा संसद की दीवारों के अंदर दबाया जा रहा था, वो अब देश के हर घर, हर गली की बहस बन गया। बाबा साहब कैबिनेट की लड़ाई भले ही हार गए थे, पर उन्होंने इस जंग को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। और अब देखिए कि इतिहास ने कैसे करवट ली। प्रधानमंत्री नेहरू को इस इस्तीफे की गूंज सुनाई दी। उन्होंने अगले ही चुनाव में हिंदू कोड बिल को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और प्रचंड बहुमत से जीते। और फिर एक एक करके बाबा साहेब के उसी एक बिल को 4 अलग अलग कानूनों की शक्ल में पास कर दिया गया। ये बाबा साहेब के सिद्धांतों की जीत थी, उनकी दूरदृष्टि की जीत थी। उनका इस्तीफा कोई हार नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने इस पूरी लड़ाई का अंजाम ही तय कर दिया। उनका वो त्याग व्यर्थ नहीं गया। आज जब हम तलाक, संपत्ति में बराबरी का हक या गोद लेने जैसे अधिकारों को बहुत सामान्य मान लेते हैं, तो एक पल रुककर सोचना चाहिए। ये अधिकार हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिए हैं। इनके पीछे एक महानायक का संघर्ष, त्याग और अटूट विश्वास छिपा है। क्या हम उस लड़ाई को और उस नायक को सच में याद रखते हैं? अगर आपको लगता है कि बाबा साहेब की ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे आगे बढ़ाइए।